तो कृपा में आज हमें डॉक्टर धारा जादव अपनी बहुत सारा ज्ञान और अनुभव में से कुछ अच्छी अच्छी बातें, बिकॉज ऑफ दिस टाइम लिमिट, हमारा टाइम 1 घंटे का ही है, तो उसमें जो साझा करते हैं हम आत्मसात कर सके, ऐसे गुरु सत्य से भावपूर्ण प्रार्थना करते हैं। और डॉक्टर धारा जादव को हम इनवाइट करते हैं कि आप आओ और आपका ज्ञान और अनुभव हमारे साथ साझा करें। प्लीज वेलकम डॉक्टर धारा जादव फ्रॉम गांधीनगर। नमस्कार। जय बाबा स्वामी। नमस्कार। हे बाबा स्वामी। सबसे पहले ये पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि हर रविवार कोई ना कोई अच्छे अच्छे वक्ता को वो लोग ढूंढते हैं, अपना अमूल्य समय निकाल कर ये सारे सेशन रखते हैं। तो हमसे ज्यादा गुरु कार्य तो ये पूरी टीम का है कि इतने सारे लोगों की सामूहिकता एकत्रित करना। तो उसमें उनका जो महायज्ञ है उसमें एकाध हमारी आहुति डालने का हमें जो मौका मिल रहा है, उसके लिए गुरु शक्तियों को और पूरी टीम को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अ, बहुत सारे सेशन हुए। सभी सेशन में सभी लोगों ने गर्भाधान संस्कार के बारे में कुछ अलग अलग जानकारी दी है। मैं गर्भाधान से पहले की जो हमारी रजस्वला परिचर्या है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग सोसाइटी में जो मेडिटेशन से नहीं जुड़े हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़े हैं, उनको गर्भाधान संस्कार मतलब प्रेगनेंसी रहने के बाद करने वाले संस्कार, वो सारी चीजें पता है। जो स्पिरिचुअली जॉइंट है, कनेक्टेड है, उनको इतना पता है कि गर्भ रखने से पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उसको हम गर्भाधान संस्कार में हम उसको कवर कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी रखने से पहले, जैसे ही हस्बैंड वाइफ प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करते हैं, वुड बी पेरेंट्स, उनको क्या करना है उसके बारे में जानकारी भी हमने ली हुई है अगले सेशन में। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्टर है, रजस्वला परिचर्या, जो आयुर्वेद में गर्भाधान संस्कार की शुरुआती वहीं से हो रही है। एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट इतना गूढ़ वैज्ञानिक है कि उसको समझने में बहुत सारा रिसर्च करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे जो आयुर्वेदाचार्य, जो ऋषि मुनि थे, उनको दार्शनिक कहा गया है। दार्शनिक मतलब उनको ध्यान की उच्च अवस्था में ये सारी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, और उसके बाद उन्होंने जो वर्णन किया है वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है। जैसे एक छोटा सा बात बताऊं तो हमारे गर्भोपनिषद में लिखा हुआ है कि 7 दिन में वो गर्भ है बुलबुला हो जाता है, 1 महीने के बाद इसका ये अंग बनता है, 2 महीने के बाद ये अंग बनता है, 3 महीने में 5 पीढ़ी का यानी 2 हाथ और 2 पैर की और एक मस्तक, ऐसे 5 बर्ड्स उसके उत्पन्न होते हैं। तो वो समय में तो सोनोग्राफी या ऐसे अद्यतन चीजें नहीं थी हमारे पास। तो उन लोगों ने कैसे जाना? तो जैसे हमारे गुरुदेव है ना, चित्त शक्ति से सब कुछ जान जाते हैं, ऐसे उस समय के जो भी हमारे ऋषि मुनि थे वो साइंटिस्ट थे। वो ध्यान की उच्च अवस्था में वो पूर्ण शरीर का ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया हुआ था, और उन्होंने वो ज्ञान जो संस्कृत में लिखा उसको हमने फिर आगे जाके वेद के बाद संहिता, संहिता के बाद शास्त्र, ऐसे परंपरागत हमारे पास आया हुआ है। हाँ, तो उसमें स्त्री शरीर की रचना का बहुत ही डीपली उन्होंने वर्णन किया हुआ है। जैसे हम जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, तो हम बोलते हैं कि आर्तव, मासिक आया। तो उसका उन्होंने 2 पार्ट में विभाजन किया है, अंतः पुष्प और बहिर्पुष्प, यानी पुष्प के 2 भाग। अंतः पुष्प मतलब इंटरनल जो हमारे फॉलिकल्स
हमको जो फुटता है वो फुटता, तो जो हमारे वेजाइना से फ्लो बाहर निकलता है, जो हमें दिखता है। अगर कंसेप्शन, तो जो फ्लो हमारे शरीर से बाहर, तो जिनके बारे में मालूम था, उन्होंने रजस्वला परिचर्या इतना डीपली दिया हुआ है कि मैं चाहती हूँ कि हर एक किशोर से हर एक लड़की को ये बारे में पता होना चाहिए। तो उसके बारे में हम थोड़ा आज आपको गाइड करेंगे। जैसे आयुर्वेद संहिता में लिखा है, अष्टवर्षात भवेत गौरी। अभी गौरी व्रत हमारे संपन्न हुए है ना, जया पार्वती व्रत संपन्न हुए। तो काफी बार हमको जानने को मिला साउथ इंडिया और किसी, अगर हमारी बच्ची मेनार्की में आती है, फर्स्ट टाइम उसको पीरियड आते हैं, तो उसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सोचिए कितना डीप नॉलेज। उत्सव के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि वो उसको गौरी की तरह माना जाता है, उसको पूजा जाता है, मतलब वो देवी शक्ति है। वो जो उसका मेनार्की स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसकी संज्ञा देवी स्वरूप हो जाती है, वो देवी माता के स्वरूप पूजी जाती है, क्योंकि उसके माध्यम से एक दिव्य आत्मा का जन्म हो सकता है। क्योंकि उसकी मेनार्की स्टार्ट हुई, मतलब उसके अंदर दिव्य जीवन को पालने का, उसका पोषण करने का शक्ति ईश्वर ने उसको दी हुई है। तो तभी से उसकी शुरुआत हो जाती है, मेनार्की से। तो ज्यादातर लोगों को तो पता ही है, लेकिन तो भी नए जुड़े हैं और एकदम से न्यूली मैरिड कपल है, मुझे नहीं पता कौन सा ऑडियंस है पास, लेकिन तो मैं હા પછી રેની ડે નું પિક્ચર જોડવાનું અને કલર एक्चुअली किसी का माइक चालू है, माइक बंद कर दीजिए। हो सके तो ऑडियो वीडियो सब बंद कर दीजिए, तो सब बाकी लोगों को नहीं देगा। तो आयुर्वेद संहिता है। धरा पे आप म्यूट हो गए हो। अभी सुनाई दे रहा है? यस और यस, सबको म्यूट करने हाँ में सुनाई दे रहा है। ओके। तो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चंद्रमास के हिसाब से है, यानी चंद्रमा का प्रभाव हमारे मेंस्ट्रुएशन पे बहुत ही ज्यादा हो रहा है और होता ही रहा है। दूसरी बात, वो 28 डेज का साइकिल ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन आगे पीछे हो तो ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिले होता है तो समझ लेना चाहिए कि हमें किसी ना किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैक्सिमम 35 डेज हो तब तक चलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारा साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस है, आगे जाके कुछ दिक्कत ना आए, तो तभी से हमें ध्यान रखना है। मेनार्की के 1 या 2 साल तक इरेगुलर होता है, लेकिन उसके बाद उसको रेगुलर करना होता है। ये चीज हम भूल चुके हैं, हम सोचते कि हमारा 45 डेज का पहले से ही साइकिल है, वो 30 डेज का नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे तो वो साइकिल भी बैलेंस होगा। 3 दिन से कम पीरियड्स नहीं आने चाहिए, 7 दिन से ज्यादा नहीं आने चाहिए, और 28 डेज से पहले भी नहीं आने चाहिए। किसी किसी का होता है शॉर्ट साइकिल 24-25 डेज का, लेकिन 15-20 दिन में पीरियड्स आ गए तो वो सही चीज नहीं है। दूसरी, रजस्वला परिचर्या में बताया है कि उन दिनों पहले 3 दिन हमें भूमि तत्व के सानिध्य में रहना चाहिए। पहले के जमाने में वो दिन में है ना, अलग से रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता था, यानी हम गुजराती में बोले ना तो
એટલા દિવસ પાળવામાં આવતું, 3 કે 5 દિવસ પાળવામાં આવતું. तो वो क्यों था? क्योंकि उस जमाने में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी. कुएं में से पानी निकालना, कुएं में से पानी निकाल के कपड़े धोना, चक्की चला के आटा बनाना, वो सारी चीजें. अगर उन 3 दिन के लिए अलग से नहीं रखे गए होते, तो वो सारे फिजिकल वर्क जो शरीर को थकाने वाले जो कार्य है, उससे हमारे शरीर का वायु बढ़ सकता है. हमारे बॉडी में वायु, पित्त और कफ ऐसे 3 दोष है. तो वायु ना बढ़े ऐसे कार्य करना है. तो इसीलिए वो 3 दिन उनको अलग से रखा जाता था. इसलिए क्योंकि उस समय इतने अच्छे सैनिटरी नैपकिन या हाइजीन का शायद नहीं हुआ होगा, तो इसलिए 3 दिन उनको अलग से रखने का बोला. क्योंकि उस समय हमारे बॉडी में से खून निकल जाता है, तो हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है. तो बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहने से कंजक्टिव डिसीज होने की संभावना हो सकती है. ऐसा लंबा विचार विमर्श करके ये व्यवस्था रखी हुई थी. अभी के जमाने में वो पॉसिबल नहीं है कि हम 3 दिन अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखे, या स्कूल कॉलेज ना जाए, या जॉब पे ना जाए. लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उन दिनों हम कहीं भी घूमे फिरे. हो सके उतना समय उन दिनों अपने शरीर को जितना आराम दे सकते हो उतना देना है. आराम मतलब ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना है. आजकल जिम में लोग जाते हैं, उन दिनों भी जिम करते हैं, उन दिनों वॉक पे जाते हैं, खेल खेलते हैं. लेकिन वो 3 दिन हमारे बॉडी के हीलिंग का समय, वो हीलिंग के समय में वो 3 दिन का मैक्सिमम यूटिलाइज करके अपने बॉडी के हीलिंग के साथ साथ अपने सॉल का, अपने मन का जो भी मैल है, कचरा है, उसको निकालने के लिए वो समय अपने आप को देना चाहिए, खुद को देना चाहिए. तो हो सके उतना उन दिनों बाहर घूमना फिरना बंद करें. उसका साइंटिफिक रिसर्च करने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा बहुत लोगों को समझ आई है. तो वेस्टर्न कल्चर में अब वो लोग मेंस्ट्रुअल लीव भी ले रहे हैं. जो हम अपना भूल चुके हैं वो चीज वहां पे स्टार्ट हो चुकी. तो उन दिनों हो सके तो कम से कम दौड़ना, भागना, कूदना करें. क्योंकि उन सब चीजें करने से क्या इफेक्ट होता है उसका भी विशद वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में किया हुआ है. जब मैं स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं थी, तब ये सब जब मैं अपने स्टडी के टाइम में ये सब पढ़ती थी, तो मुझे लगता था ये सब पुरानी मान्यता है, उसके हिसाब से इन लोगों ने ये सब लिखा हुआ है, तो वो सारी चीजें हम साइड में निकाल, अच्छा इसमें ऐसा सब कुछ लिखा होगा, ये कुछ अपने काम का नहीं है. लेकिन जब अब रियलिटी, जब हम प्रैक्टिस में बैठे, तो उससे संबंधित डिजीज इतने सारे बढ़ गए हैं. तब जाके मुझे हुआ कि नहीं, कहीं हमसे कुछ लैकिंग हो रहा है. उसकी वजह से आजकल पीसीओएस, पीसीओडी जिसको बोलते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसमें ओवुलेशन नहीं हो रहा है. अभी हमारे पास जो भी कपल आते हैं गर्भाधान संस्कार के लिए, उनका ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है. मेल में स्पर्म काउंट प्रॉपर नहीं है. स्पर्म काउंट सही होते हैं, लेकिन नॉर्मल स्पर्म बहुत कम है. एब्नॉर्मल स्पर्म की संख्या ज्यादा बड़ी हुई होती है. तो कहीं ना कहीं रूट कोज क्या है? तो रूट कोज में जाने से एक बार हमारी कमिटी की मीटिंग थी, तो उसमें मैंने गुरुदेव से ये रिक्वेस्ट किया था कि गुरुदेव, हम लोग गुरु शक्ति आह्वान का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमें पीसीओएस और पीसीओडी के पेशेंट देखने को मिलते हैं जिसमें उनका ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है. तो आगे हम क्या करें? क्योंकि ये चीज आजकल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसको रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है. 10 में से 8 बच्चियों को पीसीओएस दिखाई दे रहा है आजकल, उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है. तो गुरुदेव ने मुझे जो जवाब दिया वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ. उन्होंने कहा, आज से 30-40 साल पहले ये तकलीफ नहीं थी. आज से 30-40 साल पहले
ये प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। आप उस पे रिसर्च करो कि ये क्यों हो रहा है। गुरु कहते हैं अपने स्तर पर, शिष्य समझता है अपने स्तर पर। काफी साल हो गए, मैं सोचती रह गई, सोचती रह गई, सोचते सोचते मैं उसके रूट कोज में आई कि 30-40 साल पहले क्या था और अब क्या है, डिफरेंस क्या है उसमें। तो मैंने सोचा चलो, अब पेस्टिसाइड्स वाला खाना आ रहा है, प्रदूषित वातावरण है, थॉट पॉल्यूशन है, स्पिरिचुअलिटी कम हो रही है, ये सारी चीजें एक्सक्लूड करते 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 फिर मैं रूट कोज पे गई कि हाँ, रजस्वला परिचर्या, वहीं कहीं हम लैग कर रहे हैं। और उसके बारे में गुरुदेव ने थोड़ा सा बताया भी कि ये जो 3 दिन है, उस दिन में हमारे शरीर से अशुद्धि बाहर निकलती है। उन दिनों हमें मंगल मूर्ति के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मंगल मूर्ति के सामने गए तो हमारा जो एनर्जी का फ्लो है वो नीचे से ऊपर जाता है, और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है हमारा नाभि के आगे से ऊपर से नीचे की तरफ, तो कहीं ना कहीं उस फ्लो में रुकावट आ जाती है। काफी साधिकाओं को मैंने थोड़ा बहुत ऐसा बताया, तो बोलते नहीं, हम बाहर बैठेंगे आश्रम में, अंदर नहीं आएंगे। लेकिन आश्रम का कौन सा कोना है जहाँ एनर्जी नहीं है? हर एक जगह एनर्जी, हाई एनर्जी वाली जगह है। गुरुदेव ने यहाँ तक बोला कि जिन साधिकाओं को पता है वो उस समय मेरे सामने भी नहीं आ। ये बहुत जरूरी चीज, बहुत ज्यादा जरूरी चीज, क्योंकि एनर्जी हमें पता है, हम ध्यान में बैठते हमारी एनर्जी नीचे से ऊपर चढ़ती है, लेकिन उन समय जो अशुद्धि है वो ऊपर से नीचे, तो दोनों के रास्ते विरुद्ध हो गए। तो क्या होगा? तो वो जो ब्लड है वो बाहर निकलने की बदले वहां पे रुक जाएगा, रुक जाएगा, तो उसकी वजह से फाइब्रोड, ओवरियन सिस्ट, ऐसी सारी चीजें हो सकती है। हर एक को होगी ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकती है। तो जहां भी कहीं तकलीफ हो सकती है वहां उन दिनों नहीं जाना चाहिए, सिंपल। पहले 3 दिन, और बाहर ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, उसके बारे में फिर मैंने आगे सोचा, ये मेरा खुद का मत, आप उस पे आप लोग भी सोचिए, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, तो आप भी उस पे थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। तो मैंने जो सोचा, तो मैं अभी जहाँ जॉब कर रही हूँ वहां मेरे घर से 1 घंटे का रास्ता है। वहां पे 2 ऐसे दिव्य स्थान है रास्ते में कि वहां से मैं गाड़ी में बैठे बैठे भी मुझे हाई एनर्जी फील होती है। ये मेरा खुद का अनुभव। वो 2 बहुत पवित्र स्थान है, रास्ते में आते हैं, तो वहां पे मैं गाड़ी में बैठी हुई तो भी मेरी एनर्जी ऊपर चढ़ती है, मुझे फील होता है। अब जो मेडिटेटर नहीं है उसको फील नहीं होगा, लेकिन उसकी एनर्जी ऊपर तो चढ़ेगी। तो हमें नहीं पता कि कहाँ पे जीवंत ऐसे दिव्य स्थान है, हाई एनर्जी वाले जगह है। तो हो सके तब तक इन दिनों अगर हम बाहर जाना छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा, स्पेशली प्रेगनेंसी रखने से पहले इन 3 दिनों हो सके तो ऐसे दिव्य ऊर्जा वाले स्थान से हम दूर रहे, अगर हमें पता है। और अगर जॉब में जाना है तो यानी हम बाहर से रोड से गुजर गए, अंदर तो नहीं गए, तो हमको कम से कम तकलीफ हो। तो ये चीज गुरुदेव ने जो समझाई उसके ऊपर मैंने ज्यादा अपना दिमाग लगाया, और उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे कई दिव्य स्थान होंगे जिनकी हमें अ, उसका नॉलेज नहीं होगा। और हर एक समाज में, हर एक पीढ़ी में सभी लोग तो ऐसे जीवन सदगुरु से मिले हुए नहीं होंगे, सभी की तो कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, सभी को तो नहीं पता होगा कि एनर्जी ऐसे नीचे से ऊपर जाती है। बिना अनुभव के आप सांप को रस्सी पकड़ के पकड़ रहे हैं, लेकिन अपना अंदर आके किसी ने लाइट जलाई तभी आपको पता चलेगा कि ये तो सांप है, तभी आप छोड़ देंगे। तो यही चीज हमारे साथ हो रही है कि हमारे पुरखों ने बताया था कि 3 दिन बाहर नहीं निकलना, एक जगह रहना, लेकिन हमने सोचा कि हम लोगों को वो अपवित्र समझ रहे, इसलिए हमको एक कोने में रख दिया। लेकिन उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये हो सकता है। तो हो सके तो जो हाउस वाइफ है
तो वो इन 3 दिनों बाहर ना जाए। स्कूल कॉलेज जाना है तो सिर्फ स्कूल और कॉलेज जाके तुरंत वापस आए। फ्रेंड्स के साथ घूमने इन दिन मत जाइए, कहीं पार्टीज में ना जाइए। जितना हो सके उतना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि 3 दिन हम अपने को एक घर में एक रूम में अपने को रख दे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। लेकिन हो सके तब तक अपने आप को ऐसे ऊर्जा वाले स्थान पे जाने से बचाना है। अभी मैंने इंस्टा पे एक रील देखी, उसमें रील में ऐसा बताया कि पीरियड्स के दिन में स्विमिंग करते समय हमारे बॉडी में से ब्लीडिंग निकलना बंद हो जाता है। मैं एकदम से चौंक गई वो देख के। वो कितना साइंटिफिक है कितना नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो रील में ऐसा दिखाया कि बॉडी में से ब्लीडिंग निकलना बंद हो जाता है, मतलब उन दिनों आप स्विमिंग कर सकते हैं। मैंने अपना सर पकड़ लिया कि अरे ब्लीडिंग निकलना बंद हो जाता है, मतलब हमारे बॉडी में वो कहीं ना कहीं तो एक्यूमुलेट हो रहा है, कहीं ना कहीं तो जमा हो रहा है। तो जो बाहर निकलने वाली चीज है वो अंदर जमा होगी तो क्या होगा? सिंपल चीज समझ लीजिए कि रोज सुबह हमें हमारा पेट साफ होता है, हाँ, लेकिन अगर पेट साफ नहीं हो रहा है या फिर हमने जबरदस्ती उसको रोक के रखा तो पेट में क्या होगा? तो वो चीज तो हमें समझ में आती है। तो ये भी एक प्रकार की अशुद्धि है जो महीने में 3 दिन शरीर से बाहर निकलती है। तो उसको इजीली निकलने देना है कि उसको जबरदस्ती रोकना है? तो वो जो अशुद्धि है इजीली हमारे बॉडी से जितनी निकलेगी उतनी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। सिंपल। तो ये रजस्वला परिचर्या आयुर्वेद में जो दिखाई हुई है बताई हुई है, वो सिर्फ हमें सोसाइटी से अलग करने के लिए नहीं, लेकिन हमारी सोसाइटी में कितनी जरूरत है, हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, उसके लिए हमें अलग से रखा कि हमें कोई टच ना करे। मतलब कोई बाहर से घूम फिर के आया, कोरोना में हमने देखा ना एक दूसरे को टच नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीज हमें ना लगे। तो उन 3 दिनों हमारी बॉडी भी एकदम से फ्रीजाइल होती। तो अगर कोई हमें टच ना करे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए ये सारी चीजें थी। हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन हो सके तब तक उन दिनों हमें अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी से बचाना है, ये मेरा कहना है। दूसरा, जब ब्लीडिंग का पहला दिन होता है, जैसे ही कंसेप्शन नहीं रहता तो गर्भाशय में जो गद्दी तैयार होती है वो धीरे धीरे टूट के बाहर निकल जाती है, उसको हम बोलते हैं मासिक स्राव। लेकिन साथ ही साथ अंदर नए सेल्स बनना शुरू हो जाते, रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। पहले दिन से ही बॉडी में रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। नए फॉलिकल्स धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। 14 डेज में उतने सारे फॉलिकल्स में किसी एक फॉलिकल्स बड़ा होता है। तो हमारा सबसे पहला जन्म कब हुआ? जब हमारा फॉलिकल रप्चर हुआ। सोचिए, जब हमारा 14th डे पे हमारी माँ के पेट में जो अंडा फूटा वो हमारा प्रथम जन्म है। तो तब से हमारे में संस्कार नहीं आने चाहिए? तब से नहीं आते होंगे, तभी से आते हैं। इसीलिए रजस्वला परिचर्या का महत्व, क्योंकि एक तरफ 3 दिन मासिक स्राव चालू रहता है, एक तरफ ओवरी जो है वो फिर से नए फॉलिकल्स बनाने में, उसको ग्रो करने में, अंडा बनाने में काम करती है। उसके बॉडी में जैसे पक्षी है, उसके शरीर में अंडा बनता है, फिर अंडा बाहर निकलता है और फिर वो चूजे को सेवती है और फिर अंडे में से बच्चा बाहर आता है। हमारे में क्या होता है? हमारे बॉडी में ही, माँ की बॉडी में ही अंडा बनता है, माँ की बॉडी में ही अंडा फूटता है और माँ की बॉडी के अंदर ही पिता के स्पर्म से उसका मिलन होता है। तो जब से अंडा बनने की शुरुआत होती है तभी से एक दिव्य आत्मा के जन्म के लिए जो शारीरिक स्थिति चाहिए, जो मानसिक स्थिति चाहिए, जो आध्यात्मिक स्थिति चाहिए, वो चीज तभी से शुरू होती है। तो इसीलिए रजस्वला परिचर्या का महत्व है कि वो 3 दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको थोड़ी अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन ये चरक संहिता है। चरक संहिता की मेरी पास ये बुक है, आप कोई भी चरक संहिता
उठाइए और उसमें शारीर स्थान है, उसमें रजस्वला परिचर्या के बारे में लिखा है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाती हूँ कि जो ऋतुस्राव के दिन है, उन दिन में सोने से गर्भ निद्रालु पैदा होता है। यानी ये महीने अगर मेरा कंसेप्शन होने वाला, तो ये महीने मैं पीरियड्स में हुई, तो पहले दूसरे तीसरे दिन में सो गई, तो ये मंथ जो फॉलिकल्स मेरा बनेगा उसमें वो संस्कार स्थापित हो जाएंगे। तो अगर ये महीने मेरा कंसेप्शन रहता है तो मेरे बच्चे पे क्या संस्कार आएंगे, उसके बारे में लिखा है। आपको थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि वो दार्शनिक थे, उच्च स्थिति के ऋषि मुनि थे, तो गलत तो नहीं कहते होंगे, क्योंकि आयुर्वेद अभी भी शाश्वत है, तो उसमें जो भी बोला है वो सब सही होना चाहिए, और सही ही है। उसके बारे में और रिसर्च करने की जरूरत है। तो अगर उन दिनों दिन में सोते हैं तो गर्भ निद्रालु होता है। अगर आंख में अंजन करते हैं तो बच्चे की दृष्टि को तकलीफ हो सकती है, तो उन 3 दिनों साज श्रृंगार करने का भी मना किया हुआ है। कोई भी चीज लगा, चौथे दिन फिर आप सिर धो के नहाइए, पुष्पमाला ग्रहण कीजिए और फिर आप नॉर्मल अपनी लाइफ जिए। सिर्फ 3 दिन के लिए मना किया हुआ है। वो पहले 3 दिन बहुत महत्व है। बोलते हैं ना कि शरीर से आत्मा निकलने के बाद 3 दिन के बाद आगे की गति पे जा, यहाँ भी 3 दिन, जन्म से पहले के 3 दिन। सोचिए कितना साइंटिफिक रीजन है। उन दिनों रोने से विकृत दृष्टि वाला बच्चा आ सकता है। स्नान या वो लेप या कुछ फेस पैक या ऐसा कुछ लगाया तो हर समय दुखी रहने वाला बच्चा पैदा हो सकता है। तेल लगाने से स्किन डिसीज वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं। यहाँ तक कि बोला है कि तेजी से दौड़ने से चंचल बच्चा पैदा होता है। आजकल बोलते हैं ना सारे बच्चे हाइपर एक्टिव है, क्यों है? हम उन दिनों में फास्ट स्कूटी चला के स्कूल कॉलेज पहुंचते हैं या ऑफिस पे पहुंचते हैं, या सुबह जल्दी जल्दी उठ के टिफिन बनाया, भागम भाग, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, यही हमारी लाइफ है। तो सारे बच्चे हाइपर एक्टिव आएंगे। ज्यादा जोर से हंसने से दांत या जीभ के डिसीज वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं। बहुत बोलने से वाचाल बच्चा पैदा हो सकता है। कोई बच्चा ना कि चुप ही नहीं होती, बोल 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 करती है, लेकिन आपने जो दिया वो आपको मिला। 3 दिन से संभालना। बहुत जोरों से सुनने से कान की डिसीज वाले बच्चे हो सकते हैं, जिसको बधिर बोलते हैं। तो लाउड स्पीकर या ऐसे पार्टीज में जाएंगे तो वहां तो बहुत ऊंची आवाज होती है माइक की और उसकी। उस समय केस सज्जा करने से बालों को बहुत ज्यादा, किसी ने बोला ना हेयर डाई की, कलर किया या कुछ भी बालों की कोई भी ट्रीटमेंट की, तो उससे बालों, बच्चे के बाल पे इफेक्ट होता है, वो गंजा पैदा हो सकता है। यहाँ तक कभी है। अति परिश्रम से भी वायु बढ़ के वायु से के डिसीज हो सकते हैं बच्चे को। अर्थात जिस रजस्त्राव के समय यह क्रिया स्त्री करती है, उसके तुरंत बाद होने वाले गर्भाधान से उत्पन्न बालक में उपयुक्त शारीरिक या मानसिक विकार पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जमीन को खुरेदने से, काफी बार हम बैठे बैठे ऐसे जमीन को खुरेदते हैं, तो जमीन को बहुत खुरेदे आपने तो लड़खड़ाकर गिर जाने की विकृति बच्चे में पैदा हो सकती है। ये इतने दार्शनिक लोगों ने ये क्यों लिखा होगा और कितने समय के रिसर्च के बाद ये लिखा होगा, सोचिए। और फिर चौथे दिन सब कुछ रेस्ट्रिक्शन हटा दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि चौथे दिन ऋतु स्नान, यानी ऋतु काल के चौथे दिन स्नान करके फिर वो जिस तरह के पुरुष को देखती है उस तरह का बच्चा पैदा होता है। तो काफी लोग बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर अपने बेडरूम में लगाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर हेल्दी बच्चों के। हाँ, हमने काफी बार देखा भी है। हमने जैसे बच्चे के लिए विचार किया, ऐसा बच्चा आ जाता है। ये 3 दिन
आज 16वें दिन आप हर ऑल्टरनेट डे प्रेगनेंसी के लिए कीजिए और 16वें बाद धीरे धीरे ओवम की कैपेसिटी वो कम हो जाती है। वे दिन के बाद प्रेगनेंसी के लिए ना करे ऐसा लिखा हुआ है, करो तो वो कम शक्तिशाली बच्चा पैदा होगा। तो इसके बारे में किसी पूछना है तो साइंटिफिक चीजें पे रिसर्च किया, लेकिन मैंने एक दो पेशेंट में ऐसा देखा था कि वो लेडी को शाम को उसको पूरी रात रात दिन नहीं आती, दिन भी ऐसे काम निकल जाता, तो शाम को 5-6 बजे उसको नींद आती थी, रात को 12 बजे उठती, फिर पूरी रात समझाया बहुत, एक आध नहीं सो तो धीरे धीरे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी। तो नहीं मानी, उसके अपने बेटे को मैडम कुछ दवाई दीजिए, क्या हुआ, बोले ये तो सोता ही नहीं है, शाम को सो जाता है, पूरी रात मुझे वैसा मिला। तो ये बहुत साइंटिफिक चीजें हैं, इसके चर्चा नहीं हुई है, हम सब स्पिरिचुअल लोग हैं, तो आयुर्वेद भी एक तो फायदा, तो निवेदन करती हूँ कि उन 3 दिन हो सके तो जमीन पे सोइए, क्योंकि जो हमारा मल मूत्र आर्तव और गर्भ का प्रवर्तन करता है वो मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र पृथ्वी महापुरुष से है, इसलिए उन दिनों जमीन का बोला। तो पृथ्वी तत्व हमारी नेगेटिविटी बाहर खींच लेती है। में भी गुरु माँ ने सिखाया कि पृथ्वी पे दोनों हाथ रख के पृथ्वी माता आपके सारे दुख पृथ्वी माता में चले जाए। सोया तो कितनी सारी हमारी नेगेटिविटी बैलेंस हो सकते हैं। तो मानसिक तौर पे आध्यात्मिक तौर पे भी बैलेंस होते हैं, और साथ साथ में फिजिकली भी हमारे जो भी दोष है, जो भी हमारी अशुद्धि है, वो भूमि तत्व खींच लेती है। उन दिनों का तला हुआ जंक फूड नहीं खाइए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हेल्दी फूड्स खाइए। तो ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करी। इसके बारे में आपको किसी को पूछ और अपने कुछ और तो आप हमें बता सकते हैं। बाबा साहब तो वंडरफुल, तो वंडरफुल, इतना सारा तो कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो हम ध्यान नहीं रखते और उसकी इफेक्ट आने वाले बच्चे में हो सकती है। इसका तो हम ग्रेटिट्यूड अदा ही नहीं कर सकते। इतनी वंडरफुल इंफॉर्मेशन डॉक्टर धारा आपने दी हमें। ये काफी मैं अभी एक डॉक्टर हूँ और हम अभी जो रेडियोलॉजिस्ट के पास जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी है कि नहीं डिटेक्ट करवाते हैं, यू कांट बिलीव, हमारे छोटा सा सेंटर है, एक महीने में 22 to 23 एबनॉर्मल बच्चे होते हैं। तो ये मेन जो रूट कॉज है कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम जो फॉलिकल नेक्स्ट जो बनते हैं उसके लिए हम ध्यान नहीं रखते हैं, और वो भी वजह से होता है वो हमें पता ही नहीं है। हम एलोपैथिक डॉक्टर तो बाद में डिटेक्ट करते हैं कि एबनॉर्मलिटी है, पर एबनॉर्मलिटी आई क्यों, तो हमारे गर्भोपनिषद में चरक संहिता में इतना सारा डिटेल में बता दिया है। जैसे ऐसे ही बात हुई, हमारे स्वामी जी बताते हैं ना, तो धन के ढक के ऊपर बैठे हैं और हम भीख मांग रहे हैं। हमारा इतना सारा संस्कार, इतना सारा ज्ञान हमारे ऋषि मुनि दे गए, पर उसके माध्यम तो डॉक्टर धारा आप बने, आपने हम इतना अच्छी बात बताई। हम सिर्फ धन्यवाद या थैंक यू कहते हैं कि वो तो इनफ ही नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो भी साधक साधिका और भी कोई है, उनको जो क्वेश्चन है वो अभी पूछ सकते हैं। पर उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछना था डॉक्टर धारा, कि हमारे जो ये भी एक निषेध कहा है कि जो रजस वाला लड़की है उसको छूने के बाद हम पवित्र जगह पे नहीं जा सकते, तो उसका क्या वजह हो सकती है?
एक्चुअली रजस्वला स्त्री को छूने के बाद पवित्र जगह पे नहीं जा सकते, वो गलत चीज, एक्चुअली मिथ है ये सारी चीजें। हमें उन दिन पवित्र जो रजस्वला स्त्री है उसको नहीं जाना है। जैसे वो उस समय है ना, जब गुरुदेव से ये बारे में चर्चा हुई तब शनि सिंगरापुर का चल रहा है कि शनि सिंगरापुर में को जाने को निषेध है। तो उन लोगों ने निश्चय किया था कि स्त्री है ना, तो वो कहना आसानी से मानेगी नहीं। हम लोग चंचल भाव प्रदान होते हैं, रो करके, यू करके, कैसे भी करके, यानी तो इस गुरु पूर्णिमा पे भी 2-3 ऐसे कॉल आए थे मेरे पे कि हमारे पीरियड्स की डेट है, हमें डिले करने की दवाई लेनी है। मैंने मना कर दिया कि आप डिले करने की दवाई लेंगे तो अंदर जो बाहर निकलने वाली अशुद्धि वो तो अंदर जमा होगी। आप सिर्फ बाहरी तौर पे आपका मेंस्ट्रुएशन फ्लो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन अंदर तो उसको बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी, और उसको आप जबरदस्ती उस दिन ध्यान करेंगे, एनर्जी ऊपर चढ़ेगी, सीस्ट होने की संभावना रहेगी। तो मैंने उनको सॉरी लिख के दिया कि सॉरी, आई विल नॉट हेल्प यू इन दिस केस। किसी को पीरियड्स जल्दी करने की, डिले करने की दवाई ना दी है ना मैं दूंगी। भले मुझे उसका नॉलेज है, लेकिन इस बारे में मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती। आप घर बैठे गुरु पूर्णिमा अटेंड कीजिए, चलेगी। लेकिन डिले करने की, अर्ली करने की दवाई नहीं लेनी चाहिए। साथ में जो आजकल बच्चियां है ना, वेस्टर्न कल्चर तो नहीं बोल सकते, स्वामी जी बोलते थे कल्चर के हिसाब से pills ले रही है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो वो सारी चीजें भी हम पे बहुत खराब इफेक्ट कर रहा है। और शनि सिंगरापुर की बात थी तो उसमें ऐसा बताया कि इसलिए उन लोगों ने सभी को मना कर दिया होगा कि किसी को ना आने दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लेडी है वो कहाँ चेक करने जाएंगे कि कौन पीरियड्स में है, कौन पीरियड्स में नहीं है। तो आगे जाके तो सोसाइटी को ही उसका प्रॉब्लम भुगतना पड़ेगा ना कि 100 एक आध दो लड़ी ऐसे पीरियड्स के दिन चली गई, ऑडिशन खराब हो गया, बीज दृष्टि हो गई, तो उसके माध्यम से एक आध विकलांग बच्चा पैदा हो गया, तो उसका भुगतान तो सोसाइटी को ही करना है। तो वही चीज आपने आज बताई ना कि बहुत सारे ऐसे एबनॉर्मल चाइल्ड आ रहे हैं आजकल, है ना, साइकिल भी एबनॉर्मल, उसकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं उन सब के जिम्मेदार हम लोग हैं कि जो कोई मना कि कोई स्त्री ही ना आए ऐसा। हालांकि 50 साल के बाद की स्त्री जा सकती है, तब तो उसका मेनोपॉज आ गया है। चहा झाला, पाणी झाला, जेवणाचा टाइम दुपारी रे. जेवण नाही आता आम- करायचं. मला गोळ्याची एलर्जीची कशाची कायची काय चाललंय? आरशीच सुटलंय लिक्विड. प्लीज माइक बंद कर दीजिए। तो इसलिए स्त्री को छूने के बाद छूने वाला अपवित्र नहीं हो कि उसको रूपाली चौहान, प्लीज आप कैमरा और स्पीकर ऑफ कीजिए। रूपाली चौहान प्लीज, रुपाली स्पीकर रूपाली चौहान करता येतं. प्लीज आपका कैमरा स्पीकर ऑफ कर दीजिए। स्पीकर तो होनाच आहे ना. ऑफ झाला. ऑफ ना. कॅमेरा पण. माझं ते किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो, जय बाबा स्वामी। बस मेरा नाम निकिता है। थैंक यू, आपने जो भी गाइडेंस दिया वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मुझे एक क्वेश्चन है कि मुझे एक एंडोमेट्रोसिस का प्रॉब्लम है। क्या आप उसके लिए कुछ गाइडेंस दे सकते हो? लाइक आई एम मैरिड, 2 साल हुए मेरी शादी को, और 2019 में मेरी एक सर्जरी भी हुई थी एंडोमेट्रोसिस की वजह से। और बस आगे प्रेगनेंसी के लिए क्या
इजी रहेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या वो कुछ गाइडेंस मिल सकता है अगर मेरे जैसा किसी और को भी प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ? ये भी बहुत देखने को मिलता है, छोटी छोटी लड़कियों को एंडोमेट्रोसिस होता है। ये ज्यादातर मेनोपॉज में होता था, है ना। तो कहीं ना कहीं आप सबसे पहले तो अपना रजस्वला परिचर्या का अच्छे से पालन कीजिए। दूसरी चीज, किसी भी आयुर्वेदिक नजदीक में डॉक्टर है उसके पास पूरा पंचकर्म करवाइए, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आए थे। आफ्टर पंचकर्म एंडोमेट्रियोसिस ठीक भी हो गया और उसके बाद उसको कंसेप्शन भी रहा। यानी अभी छोटी उम्र है, अभी से ध्यान रखोगे तो सब कुछ हो सकता है। आजकल क्या होता है, एलोपैथी के डॉक्टर्स डायरेक्ट कुछ भी प्रॉब्लम हो, ओवरी में प्रॉब्लम हो, फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो, यूट्रस में प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट आपको आईवीएफ के लिए बोलते हैं ना। मेरे पास ऐसे भी है कि 26 ईयर्स में पेशेंट को बोल दिया आईवीएफ करवा लो। हमें नहीं करवाना है, हमें पहले प्रकृति से जुड़ना है। प्रकृति से के बाद प्राकृतिक विधि से हमें अपने आप का शुद्धिकरण करना है। तो अगर प्राकृतिक विधि से शुद्धिकरण के बाद भी अगर नहीं हो सकता, तब जाके आईवीएफ के लिए जाइए, लेकिन तुरंत आईवीएफ के लिए मत जाइए। एंडोमेट्रोसिस मतलब आपकी गर्भाशय की जो गद्दी है ना, उसमें डिफेक्ट है। तो वो चीज पंचकर्म से ठीक हो सकती है। तो आप किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर से मिलिए जो पंचकर्म कर, उनके पास जाइए और पंचकर्म से ये ठीक हो सकता है। साथ में थोड़ी दवाई होगी आपको, तो आपका केस उससे सॉल्व हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये चीज हुई क्यों? निदान परिवर्जन आयुर्वेद में जो भी निदान है उसको छोड़िए। तो आप पीरियड्स के दिनों में जमीन पे नहीं सोते तो पहले जमीन पे सोना शुरू कीजिए, तो वो पृथ्वी महाभूत आपका क्लियरेंस करेगी। हाँ, उन दिनों ज्यादा चहल कदमी ना करें। स्कूल कॉलेज जाना है जाके तुरंत वापस आइए, लेकिन हो सके तब तक एकांत में अपने आप को रखिए। और उन दिनों जंक फूड ना लिए तो ज्यादा अच्छा, सिंपल डाइट लीजिए। और फोलिकल्स अच्छे बनने के लिए जो हॉर्मोन्स होते हैं वो ही हॉर्मोन्स हमारे एंडोमेट्रियम को भी इफेक्ट करता है ना। तो इसलिए उन दिनों आयुर्वेद में बताया है कि उड़द की दाल, उसको तिल के तेल के साथ लेना है। तो हम जो दही बड़े बनाते हैं तो उड़द की दाल का वड़ा बनाते हैं तिल के तेल में, तो ऐसा कर सकते हैं, है ना। जी, थैंक यू सो मच। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। हेलो, जय बाबा। बस स्वामी। मेरा नाम मोनिका है। जय बाबा स्वामी। जी हेलो। बताइए। हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमारी जो शादी है उसको 3 साल हो गए हैं, और अभी हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, और मैं गर्भ संस्कार से मतलब जुड़ी हूँ। इसके पहले भी आपका सेशन था, वो देखा था मैंने। बट मेरी मतलब ये है कि मुझे है ना डॉक्टर के पास में चेकअप के लिए जाना चाहिए क्या? हाँ, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। स्वामी जी ने बोला सबसे बड़ा गुरु कार्य अपने शरीर को स्वस्थ रखना। मैं भी हर साल मेरा फुल बॉडी चेकअप कराती, आप लोग भी करवाइए। हर एक इंसान को फुल बॉडी चेकअप करवाना है, वो कोई भी उम्र का हो। ऐसा नहीं है कि 40 के बाद के 50 के बाद ही करना है। हर एक इंसान को फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। मैंने अपनी टेलीग्राम लिंक भी शेयर करने को पिछले लेक्चर में बोला था, शायद आपके पास नहीं हो तो आप मुझे पर्सनल में करना, मैं उसमें भी मैंने लिखा है कि अगर प्रेगनेंसी रखनी है आपको तो सबसे पहले आपका फुल बॉडी चेकअप करवाइए। उसके बाद गायनेक चेकअप करवाइए। गायनेक चेकअप में वो आपको जांच करेंगे कि आपका यूट्रस सही स्थिति में है कि नहीं। हो सकता है एक आध सोनोग्राफी कराएंगे, उससे पता चलेगा आपका ओव्यूलेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। अगर यूट्रस के अंदर ऐसे एंडोमेट्रोसिस, जो पहले केस अभी हमने किया, एंडोमेट्रोसिस है, फाइब्रोड है, ओवरी में सिस्ट है कि नहीं है, वो सारा एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके बाद आपका B12 कम है तो उसके आप इंजेक्शन या टेबलेट्स ले सकते हैं। विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, उसके लिए सूर्य स्नान बोला है। स्वामी जी बोलते हैं ना कि सुबह आप सूर्योदय देखिए,
क्यों बोलते हैं कि सूर्य में जो शक्ति है वो आत्मा की शक्ति है। तो रोज सूर्योदय के समय हमें छत पे होना चाहिए। उन आधा घंटा छत पे बैठ के आप गुरु मंत्र का जाप कीजिए, या उस समय टहलना शुरू कीजिए उस समय। तो उससे विटामिन डी अच्छा मिलेगा। साथ में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से भी प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम होता है, तो फॉलिक एसिड भी 3 महीने का कोर्स करना है। मैं तो बोलती हूँ कि हमारे शरीर के शुद्धिकरण के लिए गर्भाधान से पहले पूरा आपका पंचकर्म करवाना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे सेंटर है पंचकर्म के। तो अगर बोलिए। ये पंचकर्म अगर करवाना हो तो मतलब कहाँ से गाइडेंस ले, कौन कराएगा? आप जहां भी रहते हो वहां पे गूगल कर दीजिए पंचकर्म सेंटर नियर मी, तो मिल जाएगा आपको कोई भी पंचकर्म सेंटर। ठीक है। और हाँ। वहां बात कीजिए कि मुझे प्रेगनेंसी के पहले ऐसा पंचकर्म कराना है, और मैंने अपनी टेलीग्राम की चैनल में उसके बारे में भी डिटेल में लिखा हुआ है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आजकल तो आईवीएफ भी इतने सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो आईवीएफ सेंटर वाले पेशेंट को हमारे पास भेजते हैं कि आप पहले पंचकर्म करवा के आइए फिर आईवीएफ कराइए, तो उनका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो वो लोग भी अब मान चुके हैं कि नहीं, पंचकर्म से इसमें रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि पंचकर्म में हम मेडिकेटेड ऑयल और घी का यूज करते हैं। अभी रिसेंटली हमने रिसर्च नहीं किया, लेकिन एलोपैथी साइंस ने रिसर्च किया है कि यूट्रस में फैट की कमी की वजह से भी प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम होता है। तो हम ये सारी चीजें आयुर्वेद शास्त्रों में सालों से करते आए हुए हैं। मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी के रखने से पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने पंचकर्म करवाया। तो अभी तो बहुत सारे पंचकर्म सेंटर खुल गए हैं, हर जगह है। इंडिया में तो आप इजीली कहीं भी पंचकर्म करवा सकते हैं ना? तो उसके बारे में आप अपने नजदीक के सेंटर में। हाँ, और एक और बात है कि जो मेरे हस्बैंड है ना, वो मतलब हॉस्पिटल ले जाने के लिए मना करते, वो बोलते कि जो भी होगा नेचुरल होगा। तो वो मतलब मुझे लेकर नहीं जाते हॉस्पिटल में, उनको बोलती हूँ कि एक बार अपन चेकअप कर लेंगे, एक बार जांच कर लेंगे, पता चल जाएगा ना क्या है क्या नहीं है। बट वो नहीं लेकर जा रहे, और वो अभी मतलब ध्यान वगैरह भी नहीं करते अभी उनको। बात क्या है? हाँ, आपकी उम्र क्या है? एज क्या है मेरी आपकी? है 31। 31। हस्बैंड की क्या है? उनकी है 38। 38। अच्छा, और अभी आपको एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं रही है ना? हाँ, है अभी था, मतलब इसके 1 साल पहले होली का टाइम था, उस टाइम मुझे प्रेगनेंसी ठहर गई थी। मतलब 1 मंथ हो चुका था, उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, जो ब्लड है वो अचानक से मतलब आने लगा। अच्छा, तो होली के समय हुआ था ना आपका, मार्च में हाँ, होली। हाँ, मार्च में। ठीक है। तो अभी 6 महीने आप राह देखिए, क्योंकि आपको इजीली बिना दवाई के एक बार प्रेगनेंसी रही है, तो उसका मतलब कि अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तो फिर से प्रेगनेंसी रहेगी। तो आप तब तक रजस्वला परिचर्या का पालन कीजिए, प्रार्थना धाम में एक बार प्रार्थना लिखवा दीजिए, और कभी मायके चले जाओ 2-4 दिन के लिए, तो मायके में मम्मी या किसी को लेके आप चेकअप के लिए जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, है ना? लेकिन अपना मन पक्का होना चाहिए। तो आप अपना चेकअप के लिए जा सकते हैं, या हस्बैंड को आप कन्विंस कर सकते हैं कि एक बार ऐसा हुआ है तो फिर से एक बार चेक तो करवा ले कि। मैं मतलब किया था चेकअप। हाँ। मतलब डॉक्टर के पास में गए थे, तो मतलब मैंने डॉक्टर को बताया भी था, वो किट से मैंने चेक किया था। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि आप प्रेग्नेंट है। फिर उसके 1 महीने बाद फिर रक्त स्त्राव आ गया था। फिर उसके बाद में हमने सोनोग्राफी भी कराई थी, तो सोनोग्राफी में पता चला था कि मतलब नीचे गिर गया है ऐसा। हाँ, उसके वही बाद बोल। में फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बोला था कि चेकअप जारी रखो, मतलब 6 महीने तक उसका मतलब चेकअप करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ठीक है। ऐसे केस में देखो, आपकी पर्सनल लाइफ में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन चेकअप करना जरूरी है। अगर नहीं मांग रहे हैं तो आप ध्यान करने के बाद गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। तो कहीं ना कहीं आप नहीं बोलोगे, कोई ना कोई आके उनको बोलेगा
तो उनको इच्छा होगी तो आपको लेके जाएंगे। प्रार्थना में बहुत बहुत शक्ति है ना। तो आप ध्यान के बाद रोज प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव, मैं गुरु शक्ति आह्वान के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहती हूँ, तो मेरे लिए जो भी सही है वो कीजिए। तो गुरुदेव आप पे जरूर कृपा करेंगे। और एक प्रार्थना धाम में प्रार्थना लिखवा दीजिए। और कभी चेकअप के लिए जाना है तो जब मायके जाओ तब जाके चेकअप करवा सकते हैं। और तो दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हस्बैंड को मनाना बहुत मुश्किल बात है अगर एक बार इस चीज में नहीं मानते हैं तो प्रार्थना से जरूर परिवर्तन आएगा। ठीक है। जय बाबा स्वामी। खूब खूब धन्यवाद डॉक्टर धारा। जय बाबा स्वामी धरा जी। आपकी जो टेलीग्राम पे लिंक है ना, तो जैसे हम ये ग्रंथ पठन और हमारे ग्रुप की जो हम लिंक बनाते हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ बना के हमारे जो गुरु शक्ति आवाहन ग्रुप में रख सकते हैं तो सब लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। क्योंकि आपने भी जो मुझे क्यूआर कोड भेजा ना, तो प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो उससे मेरे से नहीं हुआ था, या बोलो कि वो टेक्निक मुझे नहीं आती है। तो मेरे जैसे काफी लोग होंगे, तो हो सके तो वो ज्वाइन ग्रुप वाला जो लिंक बताते हैं ना, ऐसा आप बना के ग्रुप में रखिए, तो हम भी दूसरे ग्रुप में शेयर करेंगे। तो लोग आसानी से आपका जो टेलीग्राम पे मतलब इतना सारा खजाना है उसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है? जय बाबा। मैं उसी तरह से आपको भेजा हुआ था लिंक। हाँ, आपको नहीं क्यों पर नहीं? वो ओपन नहीं हुआ था। मैंने 2-3 बार ट्राई किया वो। अच्छा, एक मिनट, मैं अभी वो मेरा नंबर हाँ। चैट में मैं लिंक भेजती हूँ। मैंने भेज दी वो गर्भाधान संस्कार के। उससे अगर आप ओपन हो सकते तो ठीक है, ना हो सके तो फिर मुझे मैसेज करना। अभी मैंने चैट में डाल दी हाँ लिंक, उससे ओपन। अच्छा। हाँ, जय और बाबा वो स्वामी हमारा धारा मैम। स्वामी। मैं सूरत से हूँ। मेरा ये प्रश्न था कि अभी जो नया नया मेंस्ट्रुअल कप वाला आया है कि वो यूज करते हैं सभी, तो वो आपके हिसाब से सेफ है, या हम सैनिटरी पैड या जो ऐसा है वो यूज करें, या मेंस्ट्रुअल कप में जो ब्लड बॉडी के अंदर कलेक्ट होता है वो सेफ है, या उसके बारे में थोड़ा गाइडेंस दीजिए। उसमें कोई रिसर्च तो नहीं हुआ है आज तक, लेकिन मैं पर्सनल उसको सेफ। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो स्वामी, हाँ अब आ बोलिए। रही? हाँ हाँ। मैं पर्सनली उसको सेफ नहीं मान रही हूँ। हमारी एक दो और गायनिकोलॉजिस्ट से भी इस बारे में चर्चा हुई थी। तो वो चीज, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्यूमुलेट हो रहा है जगह, तो इसलिए वहां कोई भी चीज है एक जगह इकट्ठा होगी तो उसमें से दुर्गंध भी पैदा होगी और इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो मैं उसके फेवर में पर्सनली नहीं हूँ, है ना। ठीक और है। अगर हम सैनिटरी नैपकिन भी यूज करते हैं तो हर 4 घंटे पे हमें उसको चेंज करना चाहिए। अगर स्कूल और ऐसे में है नहीं हो सकता, वो बात अलग है, लेकिन हो सके तब तक हर 4 घंटे में उसको चेंज करें, क्योंकि वहाँ लोकल हाइजीन बहुत जरूरी है। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। हम अभी सेशन का कंक्लूजन कर लेते हैं, टाइम हो गया है। डॉक्टर धारा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो इतना 50 ईयर हो गए, तब तक पता नहीं था कि रजस वाला टाइम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि भूमि पर सोना चाहिए। वो तो हम ऐसे ही मानते थे कि ये तो ये ऐसे ही बोलते हैं, पर जो भूमि तत्व है हमारी नेगेटिविटी एक्सेप्ट कर लेती है, हम बैलेंस हो सकते हैं। इतना पॉजिटिव तो हमें ये पॉइंट ही पता नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु शक्तियों का। और यह गुरु शक्ति आह्वान रूपी यज्ञ में आप बार बार आओ, आपकी बार बार आहुति हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साधकों का, सभी का दिल से धन्यवाद। जय बाबा स्वामी।
जय बाबा स्वामी। क्रांति पाठ करा के दे जो मीना बेन। हाँ, हम शांति पाठ करेंगे। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्तिः सर्वारिष्टं शान्तिर्भवतु। सभी को जय बाबा स्वामी। हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल वीकेंड। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी, थैंक यू। जय बाबा स्वामी धरा जी, जय थैंक यू बाबा सो स्वामी। मच। और आप सब इतनी सामूहिकता में जुड़े उसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। ये तृप्ति बहन थी पीले सूट वाली, वो लिंक भेजते हैं जूम की। अब एंड तो करो। पलक वैसा एंड नहीं होता जैसे करने जा रहे हो, उससे सिर्फ छोटा स्क्रीन बंद होता है, खोल के वहां से वो इधर से भी तो ऑफ नहीं हो रहा है।